हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। गाइस, जो आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर फुल मॉक टेस्ट 1 अप्रैल को हुआ है, उसी की वीडियो एनालिसिस में लेके यहाँ पे आ रहा हूँ। और इस एनालिसिस में जिन बच्चों ने ऐप पे अटैम्प्ट किया है वो ये एनालिसिस देखे, जिन्होंने नहीं अटैम्प्ट किया है वो पहले ऐप पे जाए और वहाँ पे अटैम्प्ट करे और उसके बाद देखे, वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगी आपको। तो गाइज, ये कुछ सेक्शंस है, हमारे पास 6 सेक्शंस है, हर सेक्शन के 20 क्वेश्चंस है। तो हम अपना जेके सेक्शन स्टार्ट करते हैं। जेके सेक्शन का पहला क्वेश्चन जो आपकी पेपर पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इसके ऑप्शंस हैं पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लीडर बिलोंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास, फॉर्मल डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, डिमांड टू इंक्लूड इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज। तो गाइज, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे? इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो इनकरेक्ट फर्स्ट फेज में, फर्स्ट फेज रिप्रेजेंट करता है गाइज 1885 टू 1905। ठीक है, ये फर्स्ट फेज है। और सेकेंड फेज है 1905 टू 1919। थर्ड फेज आता है 1919 टू 1947। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट फेज में कोई फॉर्मल डिमांड नहीं हुई थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस जन गण मन वाज सॉन्ग फर्स्ट टाइम। तो हमारे पास कांग्रेस के कुछ सेशंस दिए हैं। लखनऊ सेशन 1960, कलकत्ता सेशन 1911, मद्रास सेशन 1908, लाहौर सेशन 1909। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है गाइज वो है कलकत्ता सेशन 1911। इस सेशन का जो प्रेसिडेंट था, इस सेशन को जो प्रेजाइड किया था वो बिशन नारायण धर था। ठीक है गाइज। लखनऊ सेशन 1916 में इसके प्रेसिडेंट अंबिका मुजम्मदार था। ठीक है, और मद्रास सेशन 1908, इस सेशन के प्रेसिडेंट रश बिहारी घोष थे। ठीक है, तो ये गाइज है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। यहां पे ऑप्शन है आरती साहा, नीरज बनोत, संतोष यादव, बचेंद्री पाल। तो गाइज, इसका जो सही आंसर है वो है संतोष यादव। 2 टाइम्स माउंट एवरेस्ट में क्लाइम किया था। बचेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। आरती साहा जो है गाइज, ये फर्स्ट वुमेन है जिसने क्रॉस किया था इंग्लिश चैनल को। ठीक है गाइज। नीरज बनोत ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने विन किया था अशोक चक्र। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, तीज फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? केरला, राजस्थान, आसाम, एमपी। एंड गाइज, द राइट आंसर इज राजस्थान। राइट आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1945, 1946, 1948, 1950। एंड द गाइज राइट आंसर इज 1948। 1945 के रिलेटेड में कुछ चीजें बताऊंगा। IMF और यूनेस्को, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। 1946 में यूनिसेफ की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ensure consumption production pattern? SDG 14, SDG 12, SDG 11, SDG 7. The right answer is SDG 12.
तो गाइज इसमें कुछ की पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, एसडीजी वगैरह जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बोलूँगा इनके रिलेटेड। एसडीजी 14 का जो की पॉइंट है, दिस इज द लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर। एसडीजी 11 सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट। The next question is, typhoid fever is classified as dash dash disease, whether it is a waterborne, airborne, foodborne or none of the above. तो guys ये जो है waterborne disease है। Next question, रोमन मैग्सेसे अवार्ड एस्टैब्लिश्ड, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हमने देखना है 1957, 1970, 1901, 1951. The right answer is 1957. ये जो गाइज थे रोमन मैग्सेसे, ये फिलीपींस प्रेसिडेंट थे और 1957 को ही इसका प्लेन क्रैश हुआ था। ठीक है, ये अवार्ड जो है हर साल 31 अगस्त को दिया जाता है और इस अवार्ड को एशिया में, एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो है इक्विवेलेंट टू नोबेल प्राइज कंसिडर किया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रोमन मैग्से अवार्ड के रिलेटेड। कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द अरकन हिल्स अलोंग द कोस्ट डेश डेश डिफ्लेक्ट द पोर्शन ऑफ मानसून विंड टुवर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो गाइज अगर देखते हैं, देखो इंडिया का जो है इस तरह का है। मानसून सेशन जब भी आता है, साउथ वेस्ट मानसून आएंगे, तो साउथ वेस्ट मानसून की जो कुछ ब्रांचेज होती है, एक हम अरबियन ब्रांच कहते हैं और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है। ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है यहाँ से जाके इन अरकन हिल्स से टकरा के फिर ईस्टर्न स्टेट की तरफ आती है और यहाँ पे बारिश करवाते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास मेघालय में चेरापूंजी जो है या मैसूरम जो है सबसे ज़्यादा बारिश पड़ती है और जाते जाते फिर दिल्ली रीजन तक की विंड चलती है। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रीम, देखो अगर आपको ग्राफ मतलब मैप याद है तो भूटान एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि भूटान आपको पता है नॉर्थ साइड है हिमालयन रेंजेस में। नेपाल भी एक्सक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। बांग्लादेश और म्यांमार में अगर आपको थोड़ा सा रहता है तो इसमें याद रखना गाइज, इसके अरकन हिल्स के रिलेटेड जो है द राइट आंसर इज म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गाइज इस तरह हमारा इंडिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा इंडिया इस तरह से पास होता है इंडिया से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ में रिप्रेजेंट है और ये जैसे राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, ठीक है, जाते जाते डिफरेंट स्टेट से पास होके गुजरता है। तो यहाँ पे देखो हम माही रिवर की बात कर रहे हैं जो कि आंसर हमारा इस क्वेश्चन का है। तो माही रिवर जो है वो इस जगह पे यहाँ से ऐसे आके 2 बार कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ठीक है, तो माही रिवर इज द रिवर विच कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ओकाई डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो कौन से रिवर पे ओकाई डैम है? तो गाइस द राइट आंसर इज तापी रिवर। ठीक है, यहां पे नर्मदा ये भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लोनी आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, कावेरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है और तापी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। आपको पता है नर्मदा और तापी ऐसे 2 रिवर्स हैं जो विंध्या और सतपुत्रा रेंजेस के बीच में जाते हैं। नर्मदा का ओरिजिन अगर देखोगे ये अमरकंटक प्लेटो से है, जिसका एक रेडियल पैटर्न है ड्रेनेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सीमेंट इंडस्ट्री वाज फर्स्ट सेटअप इन 1904। कहां पे सीमेंट इंडस्ट्री को फर्स्ट टाइम सेटअप किया गया? कोल्टी, विशाखापट्टनम, चेन्नई, कानपुर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई। चेन्नई में सीमेंट इंडस्ट्री का फर्स्ट सेटअप हुआ था। ठीक है, अब बाकी जो प्लेसेस है गाइज इनके पीछे भी सिग्निफिकेंस है, इनके पीछे भी सिग्निफिकेंस है। अब देखते हैं हम क्या है। जैसे विशाखापट्टनम है गाइज, विशाखापट्टनम में शिपिंग इंडस्ट्री सेटअप हुई थी। शिपिंग इंडस्ट्री कब? 1941 में।
ठीक है। क्वालिटी में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, ये 1874 में। कानपुर में देखोगे तो कानपुर में वुलन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया, ये 1876 में। क्लियर। तो गाइज हर जगह के मेरी यही कोशिश है कि हर क्वेश्चन में एटलीस्ट आपसे 2 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा वैसे ही है, एक अच्छी तरह से ये पेपर सेटअप हुआ है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी, इसमें अगर देखेंगे एक तो सरप्लस बीओपी होता है, सरप्लस बीओपी, और एक होता है डिफिसिट बीओपी। सरप्लस में अगर देखते हम तो सरप्लस में क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, बट डेफिसिट में क्या होता है, डेबिट ग्रेटर देन क्रेडिट। ठीक है गाइस। और दूसरा पेमेंट, यहां पे पेमेंट एक्सीड करते हैं, पेमेंट एक्सीड करेंगे रिसिप्ट को, किसमें, सरप्लस, इसमें डेफिसिट में, और सरप्लस में पेमेंट लेस देन रिसिप्ट। तो 2 कंडीशन है बीओपी की, सरप्लस होने की और डेफिसिट होने की। हमारा क्वेश्चन क्या है, डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो देखो गाइस, पेमेंट इज एक्सीड रिसिप्ट, कंडीशन फॉलो कर रही है, यस। सेकेंड, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, यस। देन व्हाट इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Guys, next question. Minimum support price are announced on the basis of recommendation from, that is, Commission for Agriculture, cost and prices. Next question है, which of the following is exact opposite of inflation? तो inflation का exact opposite क्या है guys? स्टैगफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। तो राइट आंसर इज गाइस डिफ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन का एक कंसेप्ट है, ठीक है, हमारी यूट्यूब जेके सिविल सर्विसेज पे अच्छी तरह ये कवर किया गया है इन्फ्लेशन के रिलेटेड। ठीक है गाइस, देख लीजिए उसको अच्छी तरह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एटॉमिक एनर्जी एक्ट वाज पास्ड ऑन, एटॉमिक एनर्जी एक्ट वाज पास्ड ऑन अगस्त 10, 1948, 15 April 1948, 1st May 1969, April 1950. The guy's right answer is April 15, 1948. This is the right answer. Next question. Tarapur Atomic Power Station located in? Where Tarapur Atomic Power Station located? Whether in Maharashtra, Rajasthan, Karnataka or Kerala? The right answer is Maharashtra. Next question. Which of the following is not related to Kakuri case? Guys, R. Bismillah means Ram Prasad Bismillah, Ashfaqullah Khan, Bhagat Singh, Roshan Singh. तो गाइज यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह ये बिलोंग करते हैं काकुरी केस से, भगत सिंह बिलोंग नहीं करता है, इससे रिलेट नहीं करता है। ठीक है, काकुरी केस गाइस पता ही है, एक ट्रेजरी की चोरी हो गई थी। ठीक है, तो इन लोगों ने ये चीज़ किया था। उसके बाद झांसी वाज ओप्रेस्ड बाय, झांसी को किसने ओप्रेस्ड किया था? देखो गाइस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 1857 के रेवोल्ट से है। इसमें आपका ओप्रेसर आपको पूछा जाता है, किसने ओप्रेस्ड किया और किसने लीड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे झांसी लीड किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और इसको ओप्रेस्ड किसने किया था? इसको ओप्रेस्ड किया था हॉग रूज ने। ठीक है, अब इसी तरह कुछ और नाम हमारे पास गिवन है। हेनरी लेवरेंस, हेनरी लेवरेंस ने कहां पे अपोज किया था? हेनरी लेवरेंस ने इसको लखनऊ में ओप्रेस्ड किया था। और लखनऊ में लीड कौन कर रहा था? लखनऊ, अगर बात करेंगे लखनऊ की, तो लखनऊ में लीड कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल।
नेक्स्ट, हडसन। हडसन ने कहां ऑपरेस्ट किया था? हडसन ने दिल्ली में ऑपरेस्ट किया था। और दिल्ली में लीड कौन कर रहा था? दिल्ली में लीड कर रहा था बखत खान। और नेक्स्ट, कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने कहां ऑपरेस्ट किया था? कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में ऑपरेस्ट किया था। और इसको लीड कौन कर रहा था कानपुर में रिवोल्ट 1857 को? नाना साहिब। तो गाइस देखो कितने पॉइंट बन गए यहां पे आपको, 8 पॉइंट मींस 8 क्वेश्चंस यहां पे हमने कवर कर दिए। तो इस तरह से इन चीजों को हमें पढ़ना है और ये इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑड वन। फाइंड ऑड वन। मोनपा, अबोर, मिशमी, कंगटो। तो गाइज यहां पे ये फर्स्ट 3 ट्राइब्स हैं और ये लास्ट वाला पीक है, माउंटेन पीक। ये किसका माउंटेन पीक है? अरुणाचल प्रदेश का गाइज, अरुणाचल प्रदेश का पीक है। इसकी अगर हाइट देखी जाए 7090 मीटर अबोव द सी लेवल। और अरुणाचल प्रदेश गाइज सनराइजिंग स्टेट भी कहते हैं हम इसको, सनराइजिंग स्टेट। इंडिया में सबसे पहले सूरज की किरण अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सेकंड सेक्शन अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये फर्स्ट सेक्शन था जेके, अब है जेके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज इसमें है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? दैट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 के मुताबिक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। द टेन्यूर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। टेन्यूर मींस मुद्दत कितनी है, टर्म कितना होता है? तो यहां पे है 5 ईयर्स गाइज, इसका राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कंसिस्ट ऑफ ऑल सरपंच ऑफ हल्का पंचायत, चेयरपर्सन मार्केटिंग सिक्योरिटी विद इन द जुडिशरी, बोथ ए एंड बी। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बीडीसी का काम गाइज दोनों है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज एन इंडियन इंजीनियर, फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ सेकमोल एंड इन्वेंटेड द आइस स्तूपा टेक्निक, दीज एट्रीब्यूट रिलेटेड टू। तो गाइज ये उस पर्सन के बारे में, उस पर्सनैलिटी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इंडियन इंजीनियर था सेकमोल। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि सेकमोल जो है वो एक्चुअली क्या है? ये है स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ठीक है, तो अगर इसकी एब्रीवेशन गाइज पता होगी तो लद्दाखी नाम से ही आप पता चलोगे, वांगचुक सोनम, वेनोब्रा वगैरह जो भी है। तो यहां पे सोनम वांगचुक है ऐसे पर्सन जो इंडियन इंजीनियर थे और आइस स्तूपा टेक्निक इसने डेवलप की थी। क्लियर? फर्स्ट ओलंपियन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर एंड स्पोर्ट शूटर। तो गाइज देखिए, सना दुआ, परवीन अहंगर, चैन सिंह। तो इसका गाइज राइट आंसर है चैन सिंह। अब इस क्वेश्चन की चीजें मैं आप पे छोड़ता हूं, थोड़ा सा आप लोग भी रिसर्च करेंगे कि सना दुआ कौन है, परवीन अहंगर कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 26 क्वेश्चन नंबर। कोल्ड विंड डिसेंड फ्रॉम द शिवालिक इन द नाइट टाइम, लोकली नोन एज लू, दादू, हरमंटा, चिनुक। ठीक है, तो यहां पे गाइज आपने ध्यान रखना है, लू तो गर्मी में आती है, ठीक है, ये तो एक्सक्लूड हो गया। अब दादू, इसी को हम कहते हैं जो कोल्ड विंड डिसेंड करती है शिवालिक रीजन से, इसको लोकली दादू कहते हैं। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये आ रहा है, उधमपुर जम्मू उधमपुर कटरा काजीकुंड बारामूला लिंक प्रोजेक्ट। ये लिंक प्रोजेक्ट है, इसकी कुछ लेग्स हैं गाइज, लेग 0, लेग 1, लेग 2 और लेग 3। तो ये देखना है गाइज आपका, लेग 0 जो है वो जम्मू टू उधमपुर बताता है, लेग 1 उधमपुर टू कटरा, लेग 2 कटरा टू बानीहाल, लेग 3 बानीहाल टू बारामूला। तो गाइज हमारा क्वेश्चन क्या था कि लेग 2 कौन सा सेक्शन इंडिकेट करता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कटरा टू बानीहाल।
कटरा टू बानिहाल। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनो इंडिया वॉर हेल्ड। तो गाइस डेट बतानी है, अक्टूबर 1947, अक्टूबर 1962, नवंबर 1957, नन ऑफ दिस। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज अक्टूबर 1962। अब एक्चुअली क्या रीजन था साइनो इंडिया वार का गाइस, थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में मैं आपको। इंडिया ने एक्चुअली एक मिलिट्री रोड बनाया था अक्साई चीन के थ्रू, ठीक है, और इसी टसल को कन्वर्ट कर दिया गया इंडिया साइनो वार में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराबख्श द जॉय इंपोर्टिंग गार्डन वाज क्रिएटेड बाय। तो ये गाइस सबको पता है, दैट इज किसने क्रिएट किया था? जहांगीर ने, ठीक है। अब प्रिंस खुर्रम है और शाहजहां है गाइस, इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंस है इस फराबख्श गार्डन के रिलेटेड। वो क्या इंपॉर्टेंस है कि प्रिंस खुर्रम जो था इसकी कंस्ट्रक्शन को ओवरसी कर रहा था पहले, और बाद में लेटर ऑन इसको ओवरसी किया किसने? शाहजहां ने, लेकिन क्रिएट किया जहांगीर ने इसको। क्लियर? तो ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए गाइस, इसलिए तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फराबख्श गार्डन के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाउन प्लेस ऑफ फेरीज किसको कहते हैं? मुबारक मंडी, परी महल, भीमगढ़ फोर्ट, हरि पर्वत, ठीक है। तो नाम से ही पता चलता है प्लेस ऑफ फेरीज, दैट इज परी महल। अब बाकी जो है, जैसे मुबारक मंडी का दूसरा नाम शीश महल भी है गाइस, शीश महल, ठीक है। और हरि पर्वत को हम कोहे मरन भी कहते हैं, कोहे मरन। ओके गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है उसका दूसरा नाम क्या है? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ नहीं है, नेशनल पार्क मैंने बोल दिया, सिटी फॉरेस्ट एक नेशनल पार्क है। सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क। तो गाइज राइट आंसर है इसका सलीम अली नेशनल पार्क का दूसरा नाम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ ब्लैक बियर? क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका जो स्टेटस है, जो रेड बुक डाटा लिस्ट जो होती है IUCN डिक्लेयर करता है गाइज, इसके कुछ पैरामीटर होते हैं गाइज। इंडेंजर्ड के क्या पैरामीटर है? उनकी पॉपुलेशन काउंट की जाती है कि 10 साल में कितना अगर डिक्रीज हो, 5 साल में, ठीक है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स के रिस्पेक्ट में हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वल्नरेबल है ये यहाँ पे ये ब्लैक डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपलंका आइलैंड। अब देखो गाइज, रूपलंका आइलैंड इज इन, किस जगह है रूपलंका आइलैंड? हमारे पास जो है बोडल, लकुडल, नागिन लेक, ठीक है। तो यहां पे रूपलंका, ध्यान रखना, जो रूपलंका हमारा है दैट इज इन लकुडल, ठीक है। लकुट मीन्स समाल, और इस रूपलंका को दूसरा नाम भी दिया गया है जिसको हम चार चिनारी कहते हैं, चार चिनारी, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागिन लेक इज सिचुएटेड इन डेश डेश ऑफ डल लेक। डल लेक के किस डायरेक्शन में है? वेस्ट में है, ईस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है? तो गाइज राइट आंसर है वो वेस्ट में है, डल लेक के वेस्ट में है। क्लियर? ओनली प्लेस टू व्यू प्योर एसाइटिक लॉइन, ठीक है। तो गुजरात में पाए जाते हैं गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ओनली प्लेस है इन द वर्ल्ड जहां पे एसाइटिक लॉइन्स पाए जाएंगे, तो वहां वो है, व्यू मिलेगा आपको, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग लेक, किल्लर लेक, लोकटक लेक, पलक दिल, ताम दिल। तो गाइज द राइट आंसर इज लोकटक लेक, ठीक है। लोकटक लेक इज इन मणिपुर, ओके। अब देखो लोकटक लेक, वहां पे आपको फुमडीज मिलेंगे गाइज। फुमडी क्या है कि एल्गल ग्रोथ होती है इस वाटर पे, और डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर, क्योंकि हिरन जब इसके अंदर चलता है तो एक्चुअली ऐसे
थोड़ा सा इसके पैर जो 10-10 बार जाते हैं, तो इट सीम्स टू बी डांसिंग। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंचायत राज का, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का फर्स्ट मिनिस्टर कौन रहा था? तो नरेंद्र सिंह तैमूर, मानी शंकर अय्यर, नाइदर ए और बी जयप्रकाश नारायण। तो राइट आंसर इज मानी शंकर नायर। ये अच्छी तरह से गाइस आपने नोट कर लेना है। और प्रेजेंट इनक्यूबेशन में जो है वो नरेंद्र सिंह तैमूर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स जो बताया गया है, कौन सा सेक्शन ऐसा है? सेक्शन 10, सेक्शन 15, सेक्शन 24, सेक्शन 27। द राइट आंसर इज गाइज सेक्शन 15, सेक्शन 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, oath and affirmation are under थर्ड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। तो गाइज आपको पता होना चाहिए 5 शेड्यूल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है। तो यहां पे फोर्थ शेड्यूल जो डील करता है वो ओथ एंड एफर्मेशन से डील करेगा। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक। नंबर ऑफ सीट्स इन is remain vacant on account of certain area of Jammu and Kashmir being under POK। तो बोलता है जम्मू कश्मीर यूटी जो है बनी, उसका जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको जेएंडके मतलब इंडिया गवर्नमेंट क्लेम करती है जम्मू कश्मीर का पार्ट, उसके लिए कितनी सीट्स वैकेंट रहती है? तो टोटल सीट गाइस 107 है। इसमें से 83 सीट्स पे इलेक्शन होगा और 24 सीट वैकेंट रहती है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस बार अभी जो रिसेंटली जेकेपीएसआई का एग्जाम हुआ, एटलीस्ट 8 से 9 क्वेश्चन इससे मिले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे 160 टोटल सीट्स हैं, 83 पे इलेक्शन है, 24 वैकेंट है और एमेंड करके इन सीटों को 114 कर सकते हैं, बोला था जब डिलिमिटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये पोर्शन था हमारा जम्मू कश्मीर विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। नाउ द साइंस पोर्शन स्टार्ट होता है गाइस। साइंस पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका 41, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो गाइस देखो, एम्पियर, जूल, वाट। तो गाइस थोड़ा बारीकी से देखना है। यहां पे हमने यहां पे 2 ऑप्शन एम्पियर डाले, क्योंकि बच्चे कभी कभार स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाते हैं। तो ये चीजें आप टेस्ट से सीखते हो। टेस्ट डजंट मीन हाउ मच यू स्कोर, टेस्ट मीन्स हाउ टू रेक्टिफाई योर एरर्स। आप अपनी गलतियों को, मिस्टेक्स को किस तरह से रेक्टिफाई करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पे डिजाइन किया गया। देखो स्पेलिंग क्या है, AMPARE। दूसरे में स्पेलिंग क्या है, AMPERE। ठीक है ना। अगर आप बारीकी से नहीं देखोगे तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आप ये मिस्टेक, सिली मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है गाइज। तो ऐसे तो इजी है, सिंपल, सबको पता है भाई ऐसे यूनिट ये है, लेकिन ध्यान से देखना है व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन फ्रेम करने का पर्पस यही था कि बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन को पढ़िए। तो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। अब देखेंगे अगर जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, अगर वाट देखोगे दैट इज यूनिट ऑफ पावर। ठीक है ना गाइज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है गाइज? हमारे पास कुछ मैथमेटिकल रिलेशन दिया है इन्होंने। P पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये सही है। इसी तरह इसी पावर को अगर हम देखेंगे, पावर इज इक्वल टू V की जगह ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR होता है गाइज, I इंटू R इंटू I इज इक्वल टू I स्क्वायर R बन जाएगा। तो ये भी ऑप्शन है हमारा, दैट्स मीन पहला ऑप्शन सही है और लास्ट ऑप्शन सही है। अब क्या पावर V स्क्वायर बाई R आ सकता है गाइज? चेक करते हैं ना हम। ठीक है, जैसे इस यहां से देखिए, पावर इज इक्वल टू V अपान V इंटू I है गाइज। अब V की जगह हम क्या लगा लेते हैं, V को ऐसे ही रखते हैं और I की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म ऑफ V एंड R। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, देन I इज इक्वल टू V बाई R।
ठीक है गाइस। अब इस I की जगह मैं V बाय आर की वैल्यू डालूंगा, V इंटू वी क्या बनेगा, V स्क्वायर बाय आर। तो गाइस क्या दूसरा ऑप्शन भी सही है? जब तीन ऑप्शन गाइस सही हो गए और ऑटोमेटिकली ये वाला जो बचा ये गलत है, ठीक है, सी इज द रॉन्ग। तो देखो फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है और कंफ्यूज हो जाता है इंसान, आई स्क्वायर बाई आर है, आई अपान आर है, जब तक ने आपको रिलेशन सही ढंग से पता हो। ठीक है गाइस, ओके। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट? द रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बोल रहा है गाइस, कि हीट एब्जॉर्ब करेगा। देखो कुछ रिएक्शन हीट रिलीज करते हैं और कुछ रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करेंगे। जो एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं गाइस, और जो रिलीज करेंगे उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं गाइस। नेक्स्ट जहां पे रिडॉक्स रिएक्शन है, एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली अकर हो। ये सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, थोड़ा सा क्लू देता हूं गाइस। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये। और अगर रिडक्शन की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गाइस, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है गाइस, तो छोटी मोटी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कभी कभार, तो ये क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। देखो ये भी बहुत दिलचस्प क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी टू द ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द इनसाइड बॉडी। देखो गाइस, आप पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे कि यार ये क्या पूछ रहा है। बोलता है एनर्जी का ट्रांसफर बॉडी के बाहर से अंदर। ठीक है, तो आप देखो इंजेक्शन भी डाला है, बिल्कुल नजदीक ऑप्शंस डाले हुए हैं यहां पे। इंजेक्शन भी है, लेकिन इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इसको हम इनटेक ऑफ फूड कहते हैं गाइस। सिर्फ फूड का जो अंदर लेना, उसका एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हम फूड को सिर्फ अंदर ले लेते हैं। डाइजेशन का मतलब है उस फूड को, जो बाहर से ली हुई फूड है, उसको खा के एब्जॉर्ब करके उससे एनर्जी हासिल करना, दैट इज डाइजेशन। न्यूट्रिशन इज द ऑब्टेनिंग फूड। एसिमिलेशन, जो डाइजेस्टेड फूड है गाइस, डाइजेस्टेड फूड से जो एनर्जी मिली है उसको यूटिलाइज करना। तो गाइस देखो कितने नजदीक ऑप्शन डाले हुए हैं यहां पे, क्योंकि एसएसबी का ट्रेंड थोड़ा कंसेप्चुअल पे होता है गाइस। अब फैक्ट बेस्ड कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन बिटवीन द लाइंस को पढ़ना है, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना पड़ता है। ठीक है, तो इसका अगर राइट आंसर देखेंगे गाइस, तो राइट आंसर इसका डाइजेशन आता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू कॉकरोच एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो जितने भी यहां पे दिए गए ऑर्गन है ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है गाइस। जैसे स्किन है, स्पेरिकल्स है, ट्रेकिया है, गिल्स है। स्किन गाइस अगर देखेंगे, स्किन जो होती है वो अर्थवर्म के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, स्किन से पूरा। स्पेरिकल देखेंगे ये कॉकरोच से रिलेटेड करता है, तो राइट आंसर हमारा बी है गाइस। और ट्रेकिया इंसेक्ट में आप देखोगे, इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। गिल्स देखोगे गाइस, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आप बोलोगे सर ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बोल दो, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है गाइस। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। तो गाइज इसके लिए हमारे चैनल पे बहुत खतरनाक ट्रिक बनी हुई है, तो इसको मुझे नहीं है इतना नरेट करने की यहाँ पे नीड है। तो यहाँ पे देखेंगे विटामिन B7 जो है, विटामिन B7 का जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन। ठीक है, इसी तरह फॉलिक एसिड है आपके पास, ठीक है, पायरोक्सोजोल है, राइबोफ्लुइन है। तो किस किस विटामिन का ये है, अगर देखेंगे गाइज ये वाला B9 का है, ये देखते हैं राइबोफ्लुइन, दैट इज विटामिन B2, और दिस इज विटामिन B6। तो सबके बता दे बायोटीन इज B7। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, बोमेन्स कैप्सूल, यूरिटर, नेफ्रॉन, ब्लेडर। तो गाइस मैं थोड़ा सा यहां पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा जल्दी। ये होता है बोमेन्स कैप्सूल, ये होता है गाइस बोमेन्स कैप्सूल। ये गाइस इस तरह से यहां पे थोड़े कर्व होता है, यहां पे ये डिसेंडिंग लिम्ब आ गई, ये असेंडिंग लिम्ब आ जाती है इसकी। तो यहां से ऐसे
तो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट होता है गाइस। तो इतना अपना डिटेल में इतना कोई पढ़ना नहीं है, तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा इस तरह से कैपिलरीज होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जो यूनिट ऑफ किडनी भी माना जाता है, ठीक है। तो गाइस ये कप लाइक स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल कहलाता है, और ये नेफ्रॉन है, ये जो है इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और यहां पे लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। तो हमसे क्या पूछा है गाइस, हमसे पूछा है कि फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या है, तो फिल्ट्रेशन यूनिट पूछा है तो दैट इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन क्या है, किडनी से गाइस, किडनी से, जैसे किडनी के अंदर ये बना हुआ इस तरह से, ये किडनी है, बीन लाइक स्ट्रक्चर है, इधर से दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आती हैं, इनको कहते हैं यूरेटर, और यहां पे एक स्टोरेज ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं ब्लैडर। तो सारे ऑप्शंस के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिल गई गाइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, काफी बारीकी से देखने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस को। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखो गाइस, अगर देखेंगे लिक्विड जब भी वेपर में जाएगा तो हम सीधा बोलेंगे सर वेपोराइजेशन हो गया, ठीक है। क्योंकि जब देखो सॉलिड जाता है लिक्विड में तो हम बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस हुआ, लिक्विड जाएगा वेपर्स में, हम बोलते हैं वेपोराइजेशन होता है। लेकिन अगर लिक्विड का कन्वर्जन वेपर स्टेट में होना, और इस पॉइंट पे ध्यान देना आपको, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट से कम ही, दैट इज नोन एज एवापोरेशन। गाइस, हम जब कपड़े धोते हैं हमारे कपड़े भी सूखते हैं एवापोरेशन से, अगर वेपोराइजेशन से सूखते तो कपड़े बॉइलिंग पॉइंट पे जल भी जाते, ठीक है। अब कंडेंसेशन की बात आएंगी। कंडेंसेशन क्या है गाइस, मतलब वेपर्स जो है एटमॉस्फेयर में, ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इन वेपर्स का कन्वर्जन दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाना, इसको कहते हैं गाइस कंडेंसेशन। अगर इससे भी नीचे कंडेंसेशन और टेम्परेचर डिक्रीज हुए गाइस, तो लिक्विड जब सॉलिड में चेंज हो जाएगा तो इसको कहेंगे गाइस हम फ्रीजिंग। तो सारे फिनोमिनाज मैंने बोल दिए गाइस। पहला एक ऑप्शन है, जैसे सब्लिमेशन बोला है यहां पे। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन है गाइस सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन गैस में, या गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन सॉलिड में, इस तरह भी ये केसेस हैं। अब सर सब्लिमेशन की कोई एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल दूंगा गाइस। आपने नेफ्थलीन बॉल देखा है जिसको हम फर्नेल कहते हैं ना, तो उसको कपड़ों में रखा जाता है थोड़ा समल चमल के लिए, ताकि कोई वो मतलब वहां पे इंसेक्ट वगैरह उसको ना खाए, ठीक है। तो कभी देखा है वो सॉलिड कभी लिक्विड में जाता है फिर गैस में जाता है, वो डायरेक्ट कन्वर्ट होता रहता है गैसियस स्टेट में। इसी फिनोमेना को हम सब्लिमेशन कहते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन मेटल हैविंग लस्टर। ऐसा नॉन मेटल जिसका लस्टर है, तो ओनली नॉन मेटल गाइस जिसका एक लस्टर होता है, अदरवाइज जो नॉन मेटल है उनकी एक प्रॉपर्टी है डल अपीयरेंस। लस्टर का मतलब होता है गाइस शाइन, चमकना। तो आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल विच हैव लस्टर, ठीक है। अब ग्रेफाइट डाला मैंने गाइस यहां पे। ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट क्या है, नॉन मेटल। ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट। ओनली नॉन मेटल विच हैव अ लस्टर, आयोडीन। ओनली नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन। तो सारी मैंने तीनों के तीनों नॉन मेटल लिखे। और गाइस सिल्वर जो है आपका ये मेटल में है, इसमें लस्टर भी है, ठीक है। लेकिन इसमें भी देखो सिल्वर में भी लस्टर है, कंफ्यूजिंग के लिए यहां पे क्वेश्चन डाल दिया गया है, लेकिन ऊपर पूछा है नॉन मेटल, तो आपको आइडेंटिफिकेशन मेटल और नॉन मेटल्स में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू कन्वर्ट द सल्फाइड और टू ऑक्साइड फॉर्म। मतलब जब इंप्योरिटीज आते हैं और मिनरल वगैरह हम निकालते हैं गाइस, तो वहां पे सल्फाइड इंप्योरिटीज होगी, उसको हम ऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करते हैं। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम करते हैं उसको हीट, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं गाइस हीट। तो ध्यान रखना गाइस, एक वर्ड से ही याद रखना आपने, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब भी हीटिंग होगी उसको कैल्सिनेशन कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन कैल्सिनेशन ही आ गया। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करेंगे तो गाइस उसको रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, रोस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब सर ये नेक्स्ट दो टर्म्स दी है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है।
इलेक्ट्रो रिफाइनिंग गाइस मींस किसी चीज का फिल्ट्रेशन होना, फिल्ट्रेशन करना किसी चीज का विद द हेल्प ऑफ गाइस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। सर एमलगम, एमलगम गाइस एक अलॉयल होता है, लेकिन इस अलॉयल में जरूरी है मरकरी की कंपोजिशन होना। कोई ऐसा भी अलॉयल जहां पे भी मरकरी की कंपोजिशन पाई जाए उसको हम एमलगम कहेंगे गाइस, ठीक। तो ये था हमारा 50th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिक्विड ऑन लिक्विड कोलाइड। तो गाइज ये काफी एग्जांपल्स हैं। एलॉयल अगर देखोगे ये सॉलिड सॉलिड है, बटर इज द राइट आंसर फॉर लिक्विड ऑन लिक्विड कोलाइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। गाइज यहां देखो, आर्गन, आर्गन ए से, हाइड्रोजन H2, ओजोन O3, नियॉन Ne। तो गाइज अब देखो मैंने सिंबल्स डाल दिए तो आपको खुद आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। ट्राई एटॉमिक अब कौन सा आ गया, ट्राई एटॉमिक इसमें अब आता है ओजोन मीन जिसमें 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हुए। देखो गाइज यहां पे आर्गन और नियॉन सिंगल है, दीज आर कॉल्ड मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक कहते हैं गाइज हम इनको। मोनो एटॉमिक क्यों कहते हैं गाइज, क्योंकि मोनो एटॉमिक देखो ये नोबल गैसेस हैं गाइज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सारे गाइज क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। ये किसी की साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है गाइज। तो जहां पे 2 मॉलिक्यूल्स है उसको कहते हैं गाइज डाई एटॉमिक। तो 1 होगा मोनो एटॉमिक, 2 होगा डाई एटॉमिक, 3 होगा ट्राई एटॉमिक। हमसे पूछा है ट्राई एटॉमिक, इसलिए ओजोन इज द ट्राई एटॉमिक, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो गाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां पे सेट किए गए हैं, बहुत अच्छे, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 53 है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब सर ये न्यूट्रॉन कैसे हमें पता चलेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सर हमें पता है। देखो गाइज एक सिंबल होता है एलिमेंट का ऐसा, इसमें लिखते हैं ये एटॉमिक मास, ये लिखते हैं एटॉमिक नंबर हम, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होगा गाइज वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है गाइज, ठीक है। अब हमें न्यूट्रॉन मालूम करना है। न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा, जब आप एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकाल दोगे गाइज, वो आ गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब गाइज ऐसे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे उनको गाइज हम कहेंगे आइसोटॉन्स। समझ आया, ठीक। अब बात करते हैं आइसोटॉप क्या है। आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका Z सेम होता है, मींस एटॉमिक नंबर सेम होता है गाइज। आइसोबार क्या है सर, ये वो एलिमेंट होते हैं गाइज जिनका एटॉमिक मास सेम होता है, मतलब A सेम होगा। तो तीनों की तीनों चीजें क्लियर, ठीक है। तो आपको आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉन्स भी क्लियर हो गए गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ग्राफ्स को थोड़ा अच्छे से देखिएगा गाइज, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये समझने की बात है, लेकिन कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसा कौन सा ग्राफ है गाइज जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। अब देखो गाइज ये क्या बता रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है आगे आगे, ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम भी बढ़ रहा है, मतलब बॉडी मूव कर रही है ना, तो बॉडी मूविंग विद हम कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ये देखो गाइज ये इस तरह का ग्राफ डाला हुआ है इसने। यहां पे क्या है, अगर डिस्टेंस देखो ये ऊपर डिस्टेंस है, किसी भी टाइम जीरो तो टाइम होता नहीं गाइज। 0 टाइम का मतलब होता है जब मोशन स्टार्ट होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो t0 पे देखो गाइज, t0 पे डिस्टेंस 5 मीटर मान लेते हैं यहां पे, ठीक है। अब t1 t2 t3 आगे बढ़ता जाता है, टाइम तो आगे चली जा रहा है ना, क्या डिस्टेंस मूव हो रहा है गाइज, नहीं, उसी लाइन पे खड़ा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी अपना डिस्टेंस चेंज नहीं कर रही है गाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या बताता है गाइज, इसका मतलब है बॉडी रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है गाइज, ठीक है। तो ये ग्राफ भी पॉसिबल है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सी ग्राफ पे। देखो गाइस सी ग्राफ क्या बोल रहा है, ये सी ग्राफ अगर ऐसे है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ये एक्स है, यहाँ पे टाइम है, तो ये ग्राफ इस किस्म का कुछ है ना। तो आप एक लाइन अगर खींचोगे
किसके, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे गाइज, यहां पे मैं परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहा हूं, तो मुझे क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज करो t इजिकल टू 5 सेकेंड पे, यहां पे मुझे एक बॉडी की पोजीशन एक यहां पे दिख रही है, एक यहां पे दिख रही है, एक यहां पे दिख रही है। क्या गाइज ये पॉसिबल है? इस टाइम में आपके सामने वीडियो एनालिसिस कर रहा हूं और मैं इसी टाइम प्लेग्राउंड में खेल रहा हूं और इसी टाइम में गाड़ी भी चला रहा हूं। इज इट पॉसिबल गाइज? कैन ए बॉडी इंडिकेट्स इट्स पोजिशन मोर देन 2 प्लेसेस एट अ टाइम? 2 प्लेसेस तक भी नहीं शो कर सकता है। तो गाइज दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल, practically graph is not possible because in this graph body indicating more than 2 position at a time, more than 1 position कह सकते हो गाइज, क्योंकि एक टाइम एक ही पोजीशन शो कर सकता है इंसान। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका यही है गाइज। नेक्स्ट ग्राफ जो डी ऑप्शन है, मैं उसके रिलेटेड भी बोल दूं तो गाइज ये देखो, ये डिस्टेंस एक्सिस है, डिस्टेंस एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। इसका क्या मतलब है, एक पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी क्या है, टाइम बिल्कुल नहीं चेंज होता है, मतलब टाइम 1 सेकंड भी चेंज नहीं हुआ, बॉडी की पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई। सॉरी गाइज। तो क्या गाइज ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी इनफाइनिट वेलोसिटी से मूव करेगी? इसका मतलब है बॉडी मूविंग विद इनफाइनिट वेलोसिटी। इज इट पॉसिबल कि विदाउट चेंजिंग द टाइम बॉडी कैन चेंज इट्स पोजीशन? नहीं। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है? ग्राफ ये बता रहा है बॉडी मूविंग विद इनफाइनिट स्पीड या इनफाइनिट वेलोसिटी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन गाइज इसका सी था। अब इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ? तो गाइज एक रिलेशन आपको पता होगा, r इजिकल टू ट्वाइस ऑफ f, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। ये लाइट चैप्टर 10th की क्लास से है। ठीक है, तो आपको गाइज दिया है, देखो आपको निकालना है फोकल लेंथ, तो f इजिकल टू r/2 आ जाएगा। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गाइज 20 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड 2 कर दो, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन, द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज पॉजिटिव, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज? इमेज का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? तो गाइज देखो, नेचर 2 किस्म के इमेज के होते हैं, या तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है और दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। क्लियर? ठीक गाइज, तो यहां पे देखो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसको काट दो पहले ही। रियल एंड इरेक्ट, ये भी कोई ऑप्शन ही नहीं, इसको भी काट दो। अब बचा वर्चुअल एंड इरेक्ट या रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये 2 इमेजेस बनते हैं। लेकिन गाइज एक चीज ध्यान रखना, जब भी अगर इमेज हमारा क्या रहता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, अगर मैग्निफिकेशन गाइज पॉजिटिव हुई तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव हुई तो इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। गाइज अभी ये तो वीडियो एनालिसिस है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस चाहे तो हम वो भी करेंगे, कोई बात नहीं, अच्छे कंसेप्ट आपको बना देंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर हियरिंग इको मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल फॉर द सोर्स एंड साउंड। इको देखो गाइज, पहले आपको पता होना चाहिए इको क्या होता है। ये इको होता है गूंज। ठीक, इको क्या होता है? गूंज। मतलब एक बॉडी ने यहां पे आवाज दी, वो आवाज जाके किसी ऑब्स्टिकल, किसी वाल से टकराई, वाल से टकराने के बाद जब एक्चुअल साउंड खत्म हो जाती है, वो गूंजने की आवाज उसको आती है, उसको इको कहते हैं गाइज। तो एक इको बनने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक ऑब्स्टिकल जहां से साउंड रिफ्लेक्ट करेगी और एक लिसनर के बीच में? तो ये गाइस ध्यान रखना, ये 17.2 मीटर है इसका, या कभी कभार ऑप्शन ऐसे भी आता है हाफ ऑफ द डबल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है ना, तो ये बाद में भी हम क्लियर करेंगे, कुछ कंसेप्ट में कोशिश करूंगा साइंस के बेसिक वीडियोस लाने की, कुछ बच्चों का साइंस कमजोर होता है। The process of use of microorganism to destroy. Next question है guys हमारे पास 58. Which of the following toxic material enter the food chain, damage the nerve system and reproductive system? तो ऐसा कौन सा टॉक्सिक मटेरियल है कि फूड चेन में एक बार घुस जाए तो फूड चेन में घुसने से वो नर्व सिस्टम पे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट कर सकता है गाइस? तो मरकरी ऐसा टॉक्सिक मटेरियल है जो इफेक्ट करेगा गाइस। ठीक है, देखो गाइज, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आप फूड चेन में घुसता है ना, तो 2 इफेक्ट होते हैं। या तो यहां पे
बायो मैग्निफिकेशन होती है या बायो एक्यूमुलेशन होती है? गाइस ये थोड़ा सा समझना है आपने। देखो बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि एक सपोज करो एक छोटी मछली है, उस मछली ने कोई पॉइजन खाया, कोई केमिकल खाया, बड़ी मछली इसको खा रही है छोटी मछली को। अब दिन की 4 मछलियां, इसमें थोड़ा कंसंट्रेशन था, दूसरी में थोड़ा कंसंट्रेशन था, तो एक ही मछली 2-4 छोटी छोटी मछलियों को खा रही है, तो इसमें केमिकल की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसको कहते हैं गाइस बायो एक्यूमुलेशन, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म खा रहा है। अब बायो मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली ने खाया, बिग फिश ने खाया, बिग फिश को ह्यूमन ने खाया, समझ आ रही ना? इसमें कंसंट्रेशन अगर 10% था, इसमें कंसंट्रेशन 10% और बढ़ जाता है, 100 टाइम्स बढ़ जाती है, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसमें कंसंट्रेशन कितनी 1000 टाइम बन जाएगी। क्लियर? तो इसको कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन गाइस। ठीक, तो हमें यहां पे ये पूछा गया था कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो इफेक्ट करेगा रिप्रोडक्टिव और नर्व सिस्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिस्ट्रॉय इमोबलाइज वेस्ट मटेरियल, बायोस्टिमुलेशन, बायो एग्मेंटेशन, बायो रेमिडिएशन। तो गाइज ये थोड़ी टर्म्स क्रिटिकल है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो हम कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले एक 1 शॉट वीडियो इन्वायरमेंट का जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में है वो बताने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। तो बायो रेमिडिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है गाइज जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये बायो एग्मेंटेशन वगैरह बायोस्टिमुलेशन जो है ये इसी की टाइप्स हैं, बायो रेमिडिएशन की ही टाइप्स होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, कहां पे है? तो गाइज ये देहरादून में लोकेटेड है। कहां में है? देहरादून में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है गाइज, क्वेश्चन नंबर 61 जैसे ए बॉडी कवर्स। अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने की, मैथ से, क्वांट से, मेंटल एबिलिटी से डरने का नहीं है। नाम से पता चलता है मेंटल एबिलिटी, मतलब ये कोई स्पेशलाइजेशन की बात नहीं है, आपको मास्टरी होनी चाहिए मैथमेटिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में। ठीक है ना? ए कार कवर फर्स्ट 20 किलोमीटर विद स्पीड 5, एक कार होती है 20 किलोमीटर चलती है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। नेक्स्ट 20 किलोमीटर चलती है गाइस 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस इस तरह से इसको फिगर में रिप्रेजेंट कर देना। आपने आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या है, तो आपके पास एक फार्मूला था गाइस कि जब हाफ डिस्टेंस में कभी भी डिफरेंट स्पीड से बॉडीज मूव कर रही है तो वी एवरेज का हमारे पास फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या करेंगे 2 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 4 कर दो गाइस, तो कितना हुआ 5 2 ज़र 10 10 4 ज़र 20, 5 4 ज़र हो गया कितना 20, 20 प्लस 2 20 इंटू 2 40 आ गया, और 5 प्लस 4 कितना हो गया गाइस 9, 40 डिवाइडेड बाई 9 करो, 9 1 ज़र 9, 9 6 ज़र 9 4 ज़र 36, 4 पॉइंट, फिर 4 बचा 4.4। अब देखो गाइस इस क्वेश्चन का मतलब फ्रेम करने का मतलब ये नहीं था, यहां पे ध्यान दो, यहां पे ऑप्शन दिया आपको 4.2 भी और 4.4 भी, तो बिल्कुल क्लोज आंसर दिया है। जब तक आपको अच्छी तरह कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आप यहां भी धोखा खा सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आंसर आया डी 4.4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। के पढ़ना है अच्छे से। के इज द फादर ऑफ एल, हु इज वाइफ ऑफ एम, ए इज डॉटर ऑफ एम, एस इज वाइफ ऑफ के, A is how A is related to S। ठीक है, अब देखो गाइस अगर इस क्वेश्चन का बनाना है तो सबसे पहले इसका एक फैमिली ट्री बनाने आना चाहिए आपको। फैमिली ट्री तो कोर देखो पहले क्या बोल रहा है, यहां पे पूछा जा रहा है S इज द वाइफ ऑफ K। अगर यहां से स्टार्ट करोगे S यहां पे आ गई, ये K आ गया, आपको पता लग गया K क्या है, मेल है। ठीक है, और S क्या है, फीमेल है। ऐसे साइन डाल दो गाइस। फिर K इज द फादर ऑफ L, K किसका बाप है, L का, मतलब L कहीं यहां है नीचे, नेक्स्ट जनरेशन में आएगा। ठीक है, हु इज वाइफ ऑफ M, हु इज K इज फादर ऑफ L, हु इज वाइफ ऑफ M। ये वाइफ है किसकी, L वाइफ है किसकी, M की, मतलब M यहां पे है गाइस, ये भी मेल आ गया और ये फीमेल आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है A इज डॉटर ऑफ M,
और ए किसकी डॉटर है, एम की। अब देखो गाइस, अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना, फैमिली ट्री हमने बना दिया। फैमिली ट्री से हमें पता चलेगा, हमसे क्या पूछ रहा है कि ए और एस का क्या रिलेशन है। तो गाइस देखो ना, ए और एस का क्या रिलेशन है, पोता पोती का रिलेशन होगा ना, एक जनरेशन आगे गया, बीच में इनके मम्मी पापा। पॉइंट क्लियर। तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, ग्रैंड डॉटर। अब गाइस ग्रैंड सन होता तब आपको मुश्किल हो जाता, लेकिन आपको दिया था यहां पे क्योंकि ए डॉटर है, ये भी याद ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर। अच्छे क्वेश्चन है, फैमिली ट्री बनाना सीखो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, एन एथलीट रन 200 मीटर रेस, 200 मीटर रन करता है कितने टाइम में, 24 सेकंड में। हिज स्पीड, अब देखो गाइज यहां पे कुछ नहीं, सिंपल फार्मूला लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सिंपल है, इतना तो इजी नहीं पूछना का है। यहां पे कहने का मकसद है, नीचे आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आपको कन्वर्जन सीखना है इस क्वेश्चन से। तो ये आंसर आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई, इसको करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 12, फिर करेंगे अगर टेबल 2 के टेबल में 50 डिवाइडेड बाई 6, मतलब 6 2s are 12 गाइस, 50 2s are 100, इस तरह में पढ़ रहा हूं इसको, ठीक है। तो यहां पे 3 1s are 3, 2 का टेबल पढ़ो, 2 3s are 6, 25 2s are 50। तो आपका आंसर कितना आया, 20, आंसर नहीं अभी आया, वेलोसिटी 25/3 मीटर पर सेकेंड। देखो गाइज मैं एक चीज यहां सिखाऊंगा, जब आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में दी है, अगर उसको किलोमीटर पर आवर में करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो गाइज याद रखना उस टाइम आपने क्या करना है, उसको 5/18 से मल्टीपल कर देना है, क्लियर। लेकिन अगर आपको यहां पे 18/5 से आपने मल्टीपल कर देना है, क्लियर। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब कर देना है 5/18 से। तो ये दो रूल्स आप नोट कर लीजिए गाइस, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे। अब हमारे पास मीटर पर सेकंड दिया है, दैट इज 25/3 दिया है, मल्टीपल अगर किससे करेंगे हम, 18/5 से, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 into 6 30। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है गाइस। अब देखो यहां पे और है एक क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग द यूथ हु आर एम्प्लॉयड, यहां पे एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड बट नॉट एजुकेटेड, क्लियर। तो गाइज यहां पे देखो ऐसे कौन से नंबर है नीचे जो यूथ है, एम्प्लॉयड भी है लेकिन एजुकेटेड नहीं। अब देखो मैं थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एजुकेटेड को डार्क कर देंगे। अगर ये मैंने एजुकेटेड को डार्क कर दिया गाइज, सबसे इजी मेथड, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये हो गया डार्क गाइज। अब क्या रहा तुम्हारे पास, 147 इज द आंसर, दिस इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन। इस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, क्लियर गाइज। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज नंबर सीरीज का क्वेश्चन, 12 48 240 1440, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। फर्स्ट गाइज आप देखो कि सीरीज कैसे बढ़ रही है, 12 4s are 48, अब इसको किससे मल्टीपल किया, सपोज 5 से कर दिया, 5 8s are 40, कैरी 4, 5 4s are 20, 20 प्लस 4 24, 240 आ गया गाइस। तो आपने क्या देखा है, देखो 4 फिर 5, अब यहां देखो जरा क्या हो रहा है, यहां पे अगर 6 से मल्टीपल करते हैं, 6 0 6 6 4s are 24, कैरी 2, 6 2s are 12, 12 प्लस 2 हो गया 24, 14,
ये 1440 आ गया गाइस। तो आपने देखा एक पैटर्न कैसे फॉलो हो रहा है, पहले को 4 से, फिर नेक्स्ट को 5 से, अगले को 6 से। अब हम क्या करेंगे, अगली सीरीज में क्या आ सकता है नंबर, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे। मतलब 1440 को जब 7 से मल्टीपल करोगे, 7 0 7, 7 4 28 कैरी 2, 7 4 28, 28 प्लस 2 हो गया 30 कैरी 3, 7 1 7, 7 3 हो गया 10। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर, 10080। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरह से पैटर्न को फॉलो किया जाता है गाइज। व्हाट विल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेटर सीरीज से क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन है ईटी, जीएस, आईआर, ये है गाइज। तो आप देखो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपने कैसे इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से अटेम्प्ट किया है। मैं आपको एक सिंपल अप्रोच बताता हूं। देखो गाइज, मैं जा रहा हूं ई से जी, ई एफ प्लस 1, जी एच प्लस आई, 1 किया एच आई, फिर अब देखो प्लस 1 का ना आई, जे एंड के, प्लस 1 करूंगा तो के आएगा मुझे, क्लियर। अब देखो गाइस, टी एस आर, अगर देखोगे यहां से तो माइनस हो रहा है, आप ऐसा करके देखो, आर, आर के बाद एस, तो यहां पे क्या आ गया, क्यू, क्यू आर एस टी, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, के क्यू, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को समझना है और ये समझना है क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे गाइज। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन यहाँ पे है ये। लेकिन इसमें एक चीज बहुत, यही चीज है कि क्वेश्चन इजी को बच्चे क्या है, बस ऊपर ऊपर से पढ़ के गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखना है, स्टडी द नंबर सीरीज एंड आंसर। पूरे नंबर सीरीज 7, ये कामा है, 7 8 9 7 6 5 3 4 2 8 9 7 2 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। विच फिगर हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी। गाइज, फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स, कौन कितनी बार आ रहा है। तो इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा ही बता दूंगा गाइज। यहां पे अगर 8 6 5 को देखोगे, 8 2 टाइम्स आ रहा है, आई थिंक 1 2, हाँ। 6 देखोगे गाइज, 1 और 2 टाइम्स आ रहा है ये भी। उसके बाद 5 देखोगे गाइज अगर, तो 1 और 2 टाइम्स आ रहा है। तो यहां पे देखा हमने 8 6 5 ऐसा है जो बराबर है यहां पे। तो दिस इज द राइट आंसर एज पर द क्वेश्चन। चूज द डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो देखो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अगर गाइज यहां देखोगे बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही बच्चों वाले क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। देखने में तो बहुत इजी होता है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखो गाइज जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, कितने बच्चों ने गलत किया होगा, सोचो आप क्यों गलत किया था आप लोगों ने। यहां अगर पढ़ोगे गाइज, 6 1 ज़र 6, 6 6 ज़र 36, मतलब इससे डिवाइड हो जाता है। 2 1 ज़र 2, ठीक है ना। 16 2 ज़र 32, 5 1 ज़र 5, ठीक है गाइज। 5 5 ज़र 5 3 ज़र 15, हो गया डिवाइड। मतलब ये तीनों फर्स्ट नंबर डिवाइजिबल बाय सेकंड नंबर हो रहा है। लेकिन 42 और इसको देखो करके, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 4 10 ज़र 40, आपके पास रिमाइंडर 2 रह जाता है ना, एग्जैक्ट डिवाइजिबल नहीं है। तो दिस इज द ऑड वन, दिस इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। ये क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा ये क्रिटिकल है और इसमें बेस की जरूरत होती है और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, लैंग्वेज को समझने की जरूरत है। यहां पे क्वेश्चन है गिवन इंटरचेंज साइन। आप साइन को इंटरचेंज करोगे, मतलब जहां पे माइनस है वहां पे मल्टीपल लिखोगे और जहां पे मल्टीपल है वहां पे माइनस लिखोगे। और साथ में क्या लिखा है, एंड नंबर 3 एंड 6, और 3 और 6 को भी इंटरचेंज करना है गाइज। जैसे मैं ए ऑप्शन चेक करता हूं, 6 है, 6 की जगह मैं 3 लिखूंगा, फिर क्या है माइनस है, माइनस की जगह मैं इंटू लिखूंगा, फिर क्या है इंटू है, इंटू की फिर 3 है, 3 की जगह 6 लिखोगे, और इंटू है, इंटू की जगह आप क्या लिखोगे, यहां पे माइनस लिखोगे, और इजिकल टू देखोगे क्या वो किसके बराबर आता है। तो 6 3 ज़र 18, 18 माइनस 2 कितना होता है 16। क्या ये इसके बराबर है, नहीं है, मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे,
3 माइनस 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 है, तो 3 की जगह 6 लिखो गाइज, माइनस की जगह इंटू लिखो, 6 की जगह 3 लिखो, इंटू की जगह माइनस लिखो, और 8 अपनी जगह इज इक्वल टू देखो किसके बराबर, 10 के बराबर आ रहा है या नहीं। 6 3 जार 18 गाइज, 18 माइनस 8 इज इक्वल टू 10, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो समझना है कि क्वेश्चन को ये वाली लैंग्वेज समझनी थी कि माइनस की जगह इंटू और इंटू की जगह माइनस, 3 की जगह 6, 6 की जगह 3, यही करना था इस क्वेश्चन में। अब देखो गाइस, एक है सिलोगिज्म से क्वेश्चन, एक है, ठीक है, ऑल ग्रासेस आर ट्री, नो ट्री इज शर्प, नो ग्रास इज शर्प, सम शर्प्स आर ग्रास। देखो गाइस, मैं एक ट्रिक बताऊंगा यहां पे, एक छोटी सी चीज बताऊंगा। हम करते हैं वेन डायग्राम ड्रा, वेन डायग्राम ड्रा करते करते कभी कभार हमारा क्वेश्चन भी गलत होता है, लेकिन देखो मैं एक चीज बताऊंगा, अगर इस किस्म का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी आरेडली बन चुका होता है। लेकिन अगर आप रूल जानते हो, जब भी स्टेटमेंट में नेगेटिव होगा गाइज, नेगेटिव होगा मींस नो ट्री इज शर्प, यहां पे नेगेटिव है ना, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव ही आने चाहिए। तो अब देखो, पहला सेंटेंस, पहला कंक्लूजन हमारे नो ग्रास इज शर्प, चलो ये तो नेगेटिव है, लेकिन क्या सम शर्प ग्रास है? नहीं, ये तो नेगेटिव नहीं ना, ये पॉजिटिव, इसका मतलब सेकंड आ ही नहीं सकता है, सेकंड नहीं आ सकता है, बोथ फॉलो नहीं करेगा, फर्स्ट फॉलो नहीं करेगा, तो ओनली सेकंड फॉलो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोडेड लैंग्वेज कार इज रिटन। ये अच्छा क्वेश्चन है गाइज, थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने लिखा कार बस, कार बस की जगह 57 लिखा मैंने। उसके बाद ट्रेन बस, ट्रेन बस की जगह मैंने क्या लिखा, 73 लिखा गाइज। उसके बाद है कार ट्रेन, कार ट्रेन की जगह मैं लिख रहा हूं 35 गाइज। मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रेन किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो गाइज, पहले देखो यहां पे कार बस है, यहां पे भी बस है, तो इन दोनों में क्या काम है, बस बस, तो 7 7 आ गया ना कॉमन। देखो गाइज, यहां पे बस है, यहां पे भी बस है सॉरी, तो मतलब बस किसको बताता है, 7 को। ओके, तो ये तो ऑप्शन नहीं आया। अब देखो ट्रेन दो जगह कॉमन है, यहां पे ट्रेन है, यहां पे ट्रेन है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, तो निकल गया आंसर, ट्रेन इज 3। ठीक है, हमसे यही तो पूछ रहा था। इस तरह से इन क्वेश्चनों को अप्रोच किया जाता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट है गाइज, थोड़ा क्रिटिकल भी होते हैं डायरेक्शन टेस्ट। आपको अच्छी तरह से पहले डायरेक्शंस आने चाहिए। पहले 4 जो डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ, ठीक है गाइज। बोलता है निशा इज फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, निशा का मुंह नॉर्थ की तरफ है गाइज, यहां की तरफ निशा फेस कर रही है अपने आप को, क्लियर, इधर की तरफ। शी टर्न्स 135 डिग्री। अब देखो गाइज, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इजी है, थोड़ा 135 को कैसे कैलकुलेट करें सर, कोई बात नहीं गाइज। यहां पे देखिए, यहां से जब वो इस तरह से घूमी, यहां पे पहुंची, कितने डिग्री का एंगल कवर किया गाइज, 90 डिग्री का एंगल कवर किया। अब मुझे बोलो 135 और बनाने के लिए और कितना डिग्री इसको चाहे, 5, और यहां पे 45 डिग्री। 45 मतलब गाइज ये पूरा इधर से ऐसे ऐसे, ये 90 है, 45 तो तकरीबन यहां होगा इसके सेंटर में, तो निशा पहुंच गई गाइज यहां पे। पहला जब 135 डिग्री टर्न किया उसने, तो निशा गाइज यहां पे पहुंच गई, क्लियर। फिर पूछ रहा है एंड शी टर्न 180 डिग्री। देखो गाइज, यहां पे जब है इस तरह से, मतलब उसका मुंह अब इधर की तरफ है, दैट इज इट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन उसके बाद वो 180 डिग्री दोबारा रोटेट करती है, तो नेक्स्ट कंडीशन में यहां से रोटेट किया 180, पूरा लाइन अपोजिट हो जाएगा गाइज। यहां पे जब 180 डिग्री रोटेट किया तो वो फेस करने लग गई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं होती है गाइज, अभी क्या पूछ रहा है, देन बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गाइज, ये 180 डिग्री भी एंटी क्लॉकवाइज और 90 डिग्री भी एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद 90 डिग्री कहां आएगा गाइज, इसका परपेंडिकुलर अगर बनाओगे तो यहां कहीं बनेगा 90 डिग्री ऐसे, तो निशा फिर यहां से यहां पहुंचती है। फाइनली निशा इज फेसिंग दिस डायरेक्शन गाइज। अब ये कौन सा डायरेक्शन आता है, तो देखो ये डायरेक्शन गाइज, मैं आपको डायरेक्शन, मैंने बताया आपको डायरेक्शन बता दूंगा, एक मिनट।
तो निशा कहां पहुंची थी, पहले आई इस तरह, ये रब हो गया गाइस, यहां ये होगी यहां पे 135 डिग्री, फिर उसके बाद निशा यहां से दोबारा 180 डिग्री पहुंच गई गाइस, यहां पे पहला कंडीशन ये था, ये 180 डिग्री आ गई दोबारा, यहां से 90 डिग्री फिर आई, तो ये वाला डायरेक्शन हो गया उसका 90 डिग्री। अब हम देखेंगे डायरेक्शन, ये गाइस आ गया नॉर्थ, ये आ गया वेस्ट, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया साउथ, ठीक। अब अगर इसके बीच कोई डायरेक्शन होगा, इसको नॉर्थ ईस्ट कहेंगे गाइस, इसको कहेंगे हम नॉर्थ वेस्ट, और इसको कहेंगे गाइस साउथ ईस्ट, और इसको कहेंगे गाइस ये वाला हमारा साउथ वेस्ट है। तो राइट ऑप्शन इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन निशा इज फेसिंग, ठीक है। तो ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट था गाइस। और एक है रीजनिंग मेंटल एबिलिटी का ही क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पे बोल रहा है पिट डर ना, पिट डर ना, इसका मतलब क्या है, यू आर गुड। देखो पिट डर ना यू आर गुड, डर टोक पा मींस गुड एंड बैड, टिम ना टोक मींस दे आर बैड। अब देखो गाइस, आपको तो ऐसा ढूंढना है कि इन सेंटेंस में आइडेंटिफाई वर्ड्स कौन से। हमसे पूछा है कि इन दैट वो विच वर्ड स्टैंड फॉर दे किसके लिए स्टैंड है, दे के लिए क्या स्टैंड करता है। तो देखो यहां पे अगर देखो यू गुड है, यहां पे भी गुड है, अब दोनों जगह गुड है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है गाइस दोनों जगह हमें क्या आ सकता है, डर, तो डर स्टैंड्स फॉर गुड। गाइस समझ आया, इन दो को देखो, यहां पे भी गुड है, यहां पे भी गुड है, तो यहां पे भी डर है, यहां पे भी डर है, ओके। उसके बाद इन दो को, बेड को देखो, बेड है यहां पे टॉक टॉक, मतलब बेड इज फॉर टॉक, ठीक। अब दे कहां पे है गाइस, यहां पे दे आर देखो, अभी आर इस सेंटेंस में भी इस सेंटेंस में, इन दोनों का सेम है ना इज फॉर आर। अब देखो गाइस लास्ट वाले सेंटेंस को फिर देखो, फिर क्या है, दे आर बैड, मतलब टिम ही तो बचता है, ना भी हो गया टोक भी हो गया, अब टिम ही बचता है आपका, इसका मतलब टिम रिप्रेजेंट करता है दे को। लेकिन क्या आपके ऑप्शन में टिम है, नहीं है सर, ना भी नहीं आएगा, टोक भी नहीं, पिट भी नहीं, तो नन ऑफ दिस इज ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इसी क्वेश्चन का है पार्ट, बोलता है इन अबो क्वेश्चन, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हम टू फाइंड द आंसर ऑफ अबो क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डिस्पेंस्ड विद, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हम छोड़ सकते हैं। लेकिन गाइज अगर किसी का भी आंसर फाइंड करने के लिए, फर्स्ट का आंसर फाइंड करने के लिए हमें तीनों स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ी थी। ऐसा था कि ए को छोड़ देंगे, बी को छोड़ देंगे, सी को छोड़ देंगे, नहीं, तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड थे, इसलिए नन ऑफ दीज, इसमें सारी स्टेटमेंट्स जो है वैलिड थी। क्लियर। अब है गाइज यहाँ पे सिलोगिज्म का क्वेश्चन फिर आ गया, वेन डायग्राम बेस्ड है, ये भी प्रोफेसर है, रिसर्चर और साइंटिस्ट, ये इंटर रिलेटेड होते हैं गाइज, ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड। तो आप देखो इनमें से कौन सा इंटर रिलेटेड डायग्राम है इंटर रिलेटेड, नहीं, एक तो ये अलग ही हो गया यहाँ पे। इसमें देखो इस ऑप्शन में ये है, मतलब इस बड़े के अंदर सभी आ रहे हैं दोनों, फिर इसके अंदर ये चीज आ रही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, इंटर रिलेटेड है ये वाली गाइज, कि तीनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दिस डायग्राम इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, ह्यूमन बीइंग मेल फादर, देखो गाइज बोलता है ह्यूमन बीइंग है, अगर फादर है, फादर मेल है और यही मेल ह्यूमन बीइंग है, इस तरह की डायग्राम आपको देखनी है गाइज, ठीक है। तो इस तरह की डायग्राम आपको सी ऑप्शन में मिलती है। क्लियर। तो इसको कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग वाली चीज है, देखने से ही आपको पता चलता है। क्लियर। अगर इसकी रोटेशन चेक करोगे, इसकी रोटेशन चेक करेंगे हम गाइज, तो इसकी रोटेशन जब चेक करेंगे कि यहां पे देखो, इसमें अगर देखोगे यहां पे ये मिडल में है, सेकंड में ये यहां पे पहुंच चुका है, मतलब 2 प्लेसेस शिफ्ट किया है। पॉजिटिव क्या कर रहा है, 2 प्लेस शिफ्ट कर रहा है पहले, और इक्वल टू कहां जा रहा है, इक्वल टू भी पहले था कॉर्नर पे, यहां पे, अब गया यहां पे, तो इक्वल टू 1 प्लेस जा रहा है सिर्फ, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है, नेक्स्ट कंडीशन में पॉजिटिव 1 प्लेस जा रहा है, पॉजिटिव 1 प्लेस जा रहा है,
और इक्वल टू 2 प्लेसेस जा रहा है आगे, ठीक है। इसी तरह से हमने देखते रहना है आगे। ये होगी 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, नेक्स्ट विल बी 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव मींस गाइस यहां से कहां आएगा, तो यहां से ये ऑप्शन 1 पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा, ठीक। टू पॉजिटिव, हाँ ठीक है। तो इसका गाइज ये आंसर आ गया हमारा, क्लियर। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे, ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो गाइज, इसमें एक ट्रिक हमें समझनी होती है। ये वाली चीज है 2 वाली ना, ये इसका अपोजिट होता है और ये वाली चीज इसकी अपोजिट हो जाएगी। अब बचा ये और ये अपोजिट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव बॉक्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द शीट। कौन सी डायग्राम शीट बन सकती है इसको फोल्ड करने से। अभी मैं यहां पे आपको बताऊंगा। तो यहां पे हम देखेंगे क्या गाइज ये आ सकती है, मतलब हमने ये देखना है 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। 2 और 4 इकट्ठे नहीं होने चाहिए गाइज, ठीक है। 1 और 6 भी नहीं होने चाहिए गाइज एक दूसरे के, तो ये वाली डायग्राम तो नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि 1 और 6 अपोजिट फेस, एक अपोजिट फेसेस में हमेशा एक ही फेस आपको दिखेगा, क्लियर। अब नेक्स्ट में देखेंगे दूसरी डायग्राम। दूसरी में 1 5 3 है, ठीक है। तो 1 5 आ सकता है और 3 और 5 नहीं आ सकता है गाइज, क्योंकि देखो मैंने पहले बोल दिया आपको, मैंने आपको बताया 1 के साथ है 6, 2 के साथ है 4 और 5 के साथ है 3। ये याद रखना है 1 6 2 4 5 3, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो सेकंड डायग्राम में 5 3 साथ साथ आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। तो 2 4 फिर आ रहा है 2 4, देखो 2 4 भी अपोजिट है, तो ये भी नहीं आएगा। अब लास्ट जो डी है, डी इज द राइट आंसर। डी गाइज क्या हमारा है, डी है हमारा राइट आंसर, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम गाइज है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन का अगर बेस पता लग गया आपको तो आप आराम से कर सकते हो ये भी। तो यहां पे देखो, यहां पे गाइस हमसे पूछा है 4 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन बिलो, फाइंड द नंबर ऑफ द फेसेस अपोजिट टू द फेस शोइंग 4। जिसके 4 के अपोजिट कौन सा फेस आ सकता है। तो 2 वाले ले लो जहां पे कॉमन है। ये देखो, इसमें क्या करना है, आप जहां जो वर्ड कॉमन है वहां से स्टार्ट करो, 4 से स्टार्ट करो और एंटी क्लॉकवाइज जाओ। 4 3 2, फिर 4 5 3। तो गाइज यहां यह पता चल गया कि 3 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 3, ठीक है। तो मतलब ये हमें ढूंढना है 4 का अपोजिट, तो ना आ सकता है 2, सॉरी ना आ सकता है 5, ना आ सकता है आपका 2, क्लियर। ये तो कैंसिल हो गए। अब देखो फिर 1 1 है यहां पे कॉमन। अब देखो 1 किसका अपोजिट आ सकता है, क्लियर। अब इन दो को ले लो गाइस, इन दो फिगर्स को, 5 और 5, ठीक। मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज चलो, तो क्लॉक कैसे घूमती है गाइस, ऐसे घूमती है। हमने कैसे घूमना है, हमने उल्टा घूमना है इसके, ठीक है ना। हमने कैसे घूमना है, उल्टा घूमना है, मतलब ऐसे घूमना है इधर से। तो 5 से अगर इधर जाएंगे तो 3 लिखा मैंने 3, फिर इधर जाएंगे गाइस, इधर से इधर लिखा मैंने 4, क्लियर। अब देखो यहां पे 5 है गाइस, फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे यहां पे आ गया 1 और फिर यहां पे आ जाएगा आपका 3। तो यहां पे गाइज हमने ये देखा कि 5 भी नहीं आ सकता है, 2 भी नहीं आ सकता है हमारे पास,
और ये वाला हमारा इसका राइट आंसर जो है, एक मिनट गाइस, थोड़ा सा पेन चेक करना है, पेन चल नहीं रहा है। ओके, हो गया सेट। तो इसका जो राइट ऑप्शन गाइज आ रहा है दैट इज कि 4 के अपोजिट जो हमारे पास है, जहां जहां 4 दिख रहा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अब है गाइज नेक्स्ट किडनी। किडनी जो है, किडनी नेफ्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है गाइज, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम से क्या रिलेटेड होगा? देखो गाइज, अभी हमने पढ़ा था एक जगह कि किडनी का यूनिट नेफ्रॉन है, इसी तरह सेंट्रल नर्व सिस्टम का यूनिट, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम स्टार्ट होता है, वो न्यूरॉन से स्टार्ट होता है। तो इसको बोलते हैं गाइज एनालॉगी। क्या बोलते हैं गाइज? एनालॉगी। क्लियर? ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गाइज, क्वेश्चन नंबर 81, इंग्लिश के क्वेश्चन है, इंग्लिश सेक्शन। रीअरेंज द सेंटेंस। तो इसका मैं आपको, देखो एक चीज है, इसको थोड़ा सा आपने सेंस देखना है कि किस क्वेश्चन में सेंस बन सकता है। सपोज यहां पे क्वेश्चन ये बोल रहा है, इट इज नो मीन्स दैट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इट इज द कल्चर ऑफ वन। ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज फिटेड मैन टू एनी स्पेसिफिक एनवायरमेंट। तो ये जो गिवन सेंटेंसेस हैं सर, इसको हमने इस तरह से अरेंज करना है गाइस कि एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन सके। तो इसका राइट ऑप्शन ये आता है, जैसे करते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हैज फिटेड मैन टू एनी स्पेसिफिक एनवायरमेंट, देन हिज इमेजिनेशन, हिज रीजन, हिज इमोशन सबलेट द टफनेस मेक इट पॉसिबल फ्रॉम हिम नॉट टू एक्सेप्ट द एनवायरमेंट बट टू चेंज इट। ठीक है गाइस, उसके बाद पी, इट इज नो मीन ए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इट इज अ कल्चरल वन। क्लियर? तो दिस इज द राइट ऑप्शन। गाइस ये प्रैक्टिस करने से, जितने प्रैक्टिस करोगे आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, नरेशन है तो डायरेक्ट बोलो। यहां पे क्या लिखा है, डिड यू सी द कार, कामा इन्वर्टेड कामा, ही आस्क्ड मी वेयर द कार वाज, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन द कार। तो दिस इज द राइट ऑप्शन गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज एप्रोप्रिएट मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यूज एप्रोप्रिएट मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में ही सेड आई मे यूज हिज लैपटॉप, शुड यूज हिज लैपटॉप, कुड यूज हिज लैपटॉप। तो गाइज थोड़ा देखिए इसमें क्या है कि इसमें एक परमिशन के तरफ बोल रहा है और पोलाइट परमिशन हो रही है कि ही सेड आई, मतलब कुड यूज हिज लैपटॉप। ठीक है, ये बोल रहा है, एश्योरेंस दे रहा है कि मैं उसका लैपटॉप यूज कर रहा हूं, लेकिन क्या इसके एश्योरेंस में कोई इतना इमोशन है, परफेक्ट, इतना कॉन्फिडेंट है? नहीं गाइज, थोड़ा सा अंदर से घबराया हुआ है। तो ये कंडीशनल्स होते हैं। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल। टुनाइट वी आर प्रोबेबली गोइंग टू ईट इन डैश डैश। कहाँ हम खाएंगे आज? इन द होटल, इन ए होटल, इन एन होटल। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास है इन ए होटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंस क्लासेस फ्रॉम ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्लास है, व्हाट आई डिड टू यू इज नाउन टू ऑल। नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्बल क्लास है। तो गाइज ये इसका राइट ऑप्शन है, ये नाउन क्लास है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड। हिज डैश डैश इन द बिजनेस वर्ल्ड वाज वेरी क्विक। ठीक है, हिज एसेंट। ठीक है, हिज एसेंट आइदर ए और बी। तो देखो एसेंट होता है मंजूरी देना गाइज, और ये एसेंट होता है मतलब उसका एक अराइवल जो भी है यहाँ पे। ठीक है, उसका राइज जो चल रहा है बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, चेंज द वॉइस। डोंट लाफ एट मी।
तो आपको क्या लग रहा है, ये एक्टिव वॉइस है ना, ठीक। अब इसका पैसिव वॉइस हमने बनाना है। तो देखिए पहला है लेट मी बी लॉफ्ड एट, लेट मी बी नॉट लॉफ्ड एट, आई एम लॉफ्ड एट, लेट मी नॉट लॉफ्ड एट। दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 88 का, यूज सुटेबल टेंस और वर्ब फॉर्म। इट इज 14 years since I dash dash him. It is 14 years since I dash dash him. I have seen, did see, had seen, saw. I saw him. Clear? Next question है guys, choose the appropriate synonym. यहाँ पे synonym means word meaning देखनी है guys, same similarity है, synonym means same meaning, same, antonyms opposite. Clear? तो यहाँ पे हमारे पास है कि डिसऑनेस्टी इसका सिनोनियम आएगा डिसाइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 90, चूज द अल्टरनेटिव विच इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम और फ्रेज। टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, तो थोड़ा सेंस बनता है गाइस। देखो क्या बता रहा है ये, टू अवॉइड कमिंग इन ए कंटेक्ट, मतलब थोड़ा दूरी रखना, एक बाजू की दूरी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द नरेशन। व्हाट इज द टाइम ही आस्क्ड, व्हाट इज द टाइम ही आस्क्ड, ही आस्क्ड व्हाट द टाइम वाज। दिस इज द नरेशन। क्लियर गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द एप्रोप्रिएट मॉडल। वी डैश डैश हेल्प द पुअर, वी डैश डैश हेल्प द पुअर, वी मस्ट हेल्प द पुअर, ठीक है। नेक्स्ट है fill in the blank with the suitable article. Make sure you put your name at dash dash end of report. So that is at the end of your report. Clear? Question number 94. Ravana, who was the brother of Bibhishana, was king of Lanka. तो यहाँ देखना है कौन सा क्लॉज आ रहा है गाइज, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्लियर? उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank by choosing the most suitable word. He signed at dash dash to pay the house. He signed at dash dash to pay the house. Clear? तो यहाँ पे हम देखें ही signed क्या कर सकता है गाइज, चेक ही का साइन करेगा ना। to pay, ये चेक तो होता है चेक करना, चेक करने वाला, ये चेक तो हो गया, मतलब एक चेक पे एक बिल जो होती है आप साइन करते हो और उसकी पेमेंट होगी। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। The student dash dash for some time. The student dash dash for some time. The students are asked for some time. कुछ वक्त उनको पूछा गया, ठीक है। Fill in the blank with the suitable verb from the auxiliary. The public dash dash protesting against the new law. तो नया लॉ जो है पब्लिक क्या कर रही है, the public is protesting, ठीक है ना गाइज, पब्लिक क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। Use suitable preposition. There is a bridge. There is a bridge. Dash dash, तो across the Brahmaputra, across the Brahmaputra. Next question, give the antonym. Antonym means guys opposite word, opposite word देना है आपने। तो इसका आंसर देखो livered। यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है lazy, amusing, decent, beautiful, the decent is the right answer, ठीक है। Use the suitable tense or the verb form. I dash dash for you all day long. I dash dash for you all day long. तो यहाँ पे देखो गाइज, अगर देखते हैं हैव बीन वेटिंग, दिस इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट है कंप्यूटर सेक्शन हमारा, क्वेश्चन नंबर 101। द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं गाइज, देख लो खुद ही, ठीक है। आपने सोचा भी होगा, सीपीयू एंड मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी ड्राइव, ये तो नहीं है, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है गाइस। उसके बाद है द नंबर ऑफ फंक्शन की इन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं, तो 12 फंक्शनल की होते हैं, F1 से लेके F12 तक होते हैं गाइस, ठीक है, F1 से लेके F12 तक। LCD स्टैंड्स फॉर क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सीधा आंसर है। DVD स्टैंड्स फॉर किसके है, देखो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। नेक्स्ट 1 किलोबाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट सिंपली, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 106 जो है, एज पर द स्पेस साइज। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छी तरह से हायरार्की आपने याद रखनी है गाइस, क्लियर। तो अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इस वर्ड पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी तो इजी है, सबको पता है। तो लार्जेस्ट जैसे टेराबाइट है, गीगाबाइट है, मेगाबाइट है, देन किलोबाइट है। मतलब किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, इस तरह की अरेंजमेंट। दिस इज द राइट ऑप्शन, क्लियर। एरर क्या होता है? एन एरर इज अ प्रोग्राम विच कॉज रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड, उसको हम बग कहते हैं गाइस। क्या कहेंगे? उसको हम बग कहते हैं, क्लियर। टेंजेबल फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट दैट कैन सीन एंड टच, उसको क्या कहते हैं गाइस? हार्डवेयर कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है इन ए कंप्यूटर विच इज द मेन पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट क्या होता है कंप्यूटर में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश डैश यूजेस HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो भी है यहां पे, तो इसका आंसर वेब पेज यूज करता है इसको, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट, इंटरनेट कब स्टार्ट किया है? 15 अगस्त 1955 में हिंदुस्तान में इंटरनेट, आई थिंक VSNL, ठीक है, इन्होंने लाया था, इसको यूज किया। फुल फॉर्म देखो गाइज, ये बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। तो वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इज द राइट आंसर। जंक मेल इज आल्सो कॉल्ड, इसको स्पैम कहेंगे हम, जंक मेल को हम स्पैम कहते हैं, क्लियर। A small arrow or blinking symbol on the desktop is called, उसको कर्सर कहा जाता है गाइस, ठीक है। डैश डैश contains the command that can selected, डैश डैश contains the command that can selected, तो menu contains the command that can selected, clear। नेक्स्ट क्वेश्चन है, each डैश डैश on the menu performs specific action, each कमांड, हर एक कमांड का एक स्पेसिफिक एक्शन होता है गाइस, क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 जो है, ए डैश डैश इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट, तो यहां पे क्या है? ए फाइल, ए फाइल क्या है गाइस? ए फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज ए यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द डैश डैश, ये फंक्शन जो है ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स, फंक्शन रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू अमोंग द वैल्यू स्पीड आर्गुमेंट, तो यहां पे आपने देखना है गाइस, इसका जो आंसर हमारे पास है दैट इज मैक्स, इसको हम क्या लिखते हैं? मैक्स लिखते हैं गाइस, ठीक। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड, इंफॉर्मेशन क्या है गाइस? स्टोर डाटा है ना। रा डाटा तो हम लाते हैं, इनपुट वगैरह जो भी देंगे, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है दैट इज ऑप्शन ए गाइज, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये है, ये वाला है गाइज, ठीक है, 120। तो इसके साथ ही 120 के 120 क्वेश्चन की हमने एनालिसिस कर ली गाइज। ये जो आपका टेस्ट JK सिविल सर्विसेज ऐप पे हुआ था, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनको मैंने पहले भी बोला है कि पहले अटेम्प्ट कीजिए फिर एनालिसिस को देखिए। और गाइज आप कमेंट्स में लिखिए कि और भी डीप एनालिसिस आप चाहते हो, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो जिन कंपोनेंट्स पे आप कुछ लेक्चर चाहते हो, SI फाइनेंस का जो सिलेबस है वो भी बताइए, वन शॉट वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल में पड़ी हुई है। तो इसके साथ ही गाइज अब हम ये वीडियो क्लोज करेंगे, ठीक है गाइज, ओके, एंड थैंक यू।